अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हिंदी दिवस पर प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क की ओर से मैं नीरज कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना के इस काल में पर्वों और उत्सवों को मनाने का तरीका भले बदल गया हो, लेकिन हम सभी का उल्लास और उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। यह बात मैं प्रत्यक्ष यहाँ महसूस कर सकता हूँ। आज के इस आयोजन में हमारे विशिष्ट अतिथिगण भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी और स्माइल मैन के नाम से विख्यात कवि श्री सर्वेश अस्थाना जी का मैं पूरे प्रवास साक्षी परिवार की ओर से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के व्यस्त समय में से हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। हम सभी का सौभाग्य है कि श्री अस्थाना जी की ओजस्वी कविताओं का हम जहां श्रवण कर पाएंगे, वहीं श्री द्विवेदी जी हम सभी को बताएंगे हमारी प्यारी राजभाषा, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा भी है, उसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में सहयोग किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य संक्षिप्त ही रखते हुए मैं कार्यक्रम विवरण आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहले श्री अस्थाना जी काव्य पाठ करेंगे, उसके बाद श्री संजय द्विवेदी जी का संबोधन होगा और कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों और पाठकों की ओर से लाइव भेजे जा रहे प्रश्नों के में से कुछ के उत्तर हम आदरणीय श्री द्विवेदी जी से लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो दीप प्रज्वलन के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन मन में हिंदी का उजाला फैलाने का संकल्प लेकर भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सर्वेश अस्थाना जी के काव्य पाठ से करते हैं। तो श्री सर्वेश अस्थाना जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप अपना जो काव्य पाठ है वो आरंभ करिए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ प्रवास साक्षी परिवार को और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो आईएमसी के जो महानिदेशक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वेश अस्थाना हूँ। छोटा सा परिचय दे दूं तो मैं इस समय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का परामर्शदाता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में बाल न्यायालय बोर्ड चयन समिति का मैं सदस्य भी हूँ और ग्राम्य संदेश और साहित्य गंधा पत्रों का संपादक भी हूँ, जो कि मैं स्वयं निकालता हूँ। तो आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप मिलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। तो आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको बधाई देता हूँ और राजभाषा दिवस की भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से भी। मैं व्यंग्य का कवि हूँ। एक क्षणिका से बात शुरू करता हूँ कि ये कभी कभी आप सोचिए कुछ हो कुछ जाता है, बदली हुई परिस्थिति मिलती है, उस पर एक व्यंग्य है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? अब व्यंग्य देखेगा और मुस्कुरा लिया। कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अब देखेगा व्यंग्य, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। एक क्षणिका मैं और सुनाता हूँ, एक क्षणिका मैं आपको और सुनाता हूँ कि माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है। मैं व्यंग्य का कवि हूँ और व्यंग्य की बात चूंकि इस पर वेबिनार पर बहुत मजा नहीं देती है, लेकिन हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी और नीरज जी का आदेश था तो मैं इस पर हूँ।
हम मंच के लोग हैं, हजारों लाखों लोगों के सामने जी कविता जी पढ़ने जी वाले जी लोग हैं, नहीं, और यहाँ समझ सकते हैं, कैमरे को समझ ही दर्शक समझना पड़ रहा है। जी 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 तो जी मैं जी अपने आप को हीरो महसूस कर रहा हूँ इस समय कैमरे के सामने। जी जी अ, निश्चित रूप से हम माना हैं। जी माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन जी अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। माना जी ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने जी ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अभी जी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल जी मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। ध्यान दीजिएगा व्यंग्य की जी भाषा। अब कुल जी मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: जी सदाचार, जी शिष्टाचार, जी अत्याचार और भ्रष्टाचार। जी 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 सदाचार, शिष्टाचार, ये अखबार का मंच है इसलिए जी खुल के जी बोल रहा हूँ। सदाचार, जी शिष्टाचार, भ्रष्टाचार जी और अत्याचार। जी सदाचार रो रहा है, जी शिष्टाचार सो रहा है, जी अत्याचार बलवान है और जी भ्रष्टाचार महान है। बहुत हमने बहुत आपने आपको एक बात नहीं बताई, हमने आपको एक जी बात नहीं बताई, हमारे जी कई एक बेटियां भी हैं भाई। जी बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, जी महंगाई और जग जी हंसाई। सच्चाई, जी लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। जी सच्चाई जड़ है, बेटियां क्या जी कर रही हैं? जी सच्चाई जड़ है, जी लड़ाई कंजड़ है, जी महंगाई मुंहलगी है, जी चढ़ेगी, और जी जग हंसाई दिल लगी है, बढ़ेगी। जी 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 जग जी हंसाई दिल लगी है, बढ़ेगी। और ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे जी इन बच्चों के मामा हैं। विशेष ध्यान जी चाहता हूँ सारे पत्रकारों हाँ का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर हाँ, बहुत सुंदर ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन जी बच्चों के मामा हैं, लेकिन जी आजकल सबके सब सुदामा हैं। सबके सब सुंदर अब बहुत अपना खूब भी बहुत खूब छोटा सा परिचय पेश है। अब अपना भी जी छोटा सा परिचय पेश है। बंदे जी का नाम लोकतांत्रिक देश है। बंदे का जी नाम लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश बंदे का नाम जी जी लोकतांत्रिक देश है। और जैसा कि आपने कहा कि वाकई में आप हजारों लाखों लोगों के साथ जो रहते हैं और जिस तरीके से संदेश आ रहे हैं हमारे पास लाइव संदेश आ रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी ने आनंद प्राप्त किया है आपके इन हाँ वचनों हाँ से और हाँ। वाकई में ये एक डिजिटल रूपी जो मंच है उसमें सभी आपको सराह रहे हैं आपकी पंक्तियों को सराह रहे हैं जी जी। नहीं आपकी तो व्यस्तता मैं को चलते मैं समझता चलते हूँ चार आप पंक्तियां और आपके कहता हूँ। मैं जी चार चार पंक्तियां और कहता हूँ, 4 पंक्तियां कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है हम दोनों के जी मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट हाँ पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया जी कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई जी फर्क नहीं, बस जी पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। वाह वाह क्या बात धन्यवाद अस्थाना जी आपका और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा भाई श्री संजय द्विवेदी जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें और खासतौर पर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो ये औपचारिकता भर ना रह जाए हम सभी कुछ संकल्प लेकर आज आगे बढ़े इसके लिए मैं माननीय श्री संजय द्विवेदी जी को आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन दें हम सभी को देखिए, हिंदी दिवस का जो प्रसंग है वो निश्चित रूप से हम सबको बहुत हर्ष से भर देने वाला है। और जी हिंदी ही क्यों, आज समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं उनके भी उल्लास का विषय है, क्योंकि हिंदी जी उन सबकी सहधर्मिणी है। हम साथ में मिलकर चलते हैं और जी इतना सुंदर देश जो बना है वो इतनी जी सारी भाषाओं और बोलियों के नाते बना है। और भारत में तो एक एक जो भाषा है और एक एक जो बोलियां हैं वो इतने आप में समृद्ध है। जैसे आप देखिए, हिंदी जी के जितने बड़े कवि हैं धीरज जी, सब लोग जी से आते हैं। आप जी गोस्वामी तुलसीदास को देखिए, रसखान को देखिए, रहीम को जी देखिए, मीराबाई को जी देखिए, ये सारे जितने हमारे बड़े कवि हैं सब हमारी लोक परंपरा से आते हैं, हमारी बोलियों जी से आते हैं। तो अपने आप में जी हिंदी कितनी समृद्ध है इससे इसका पता चलता है। तो मुझे जी लगता है कि आज का हिंदी दिवस हम हमारी सारी बोलियों और सारी भाषाओं का दिन है और उत्सव का दिन है। और हम आज जी बहुत बड़े संकल्प ना लें, बहुत छोटे छोटे जी संकल्प लें। कम से कम ये जी संकल्प एक हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, घर में जी बातचीत अपनी जो भी गांव की भाषा है उसमें करेंगे। मानो कोई भोजपुरी का व्यक्ति है तो परिवार में जी आके बच्चों से भोजपुरी में बात करे, बघेली का है बघेली में बात करे, बुंदेली में बात करे, ब्रज भाषा में जी बात करे, राजस्थानी में जी बात करे, मारवाड़ी में बात करे। अपने घर में, जी अपने परिवार में, अपने बच्चों से अपने गांव की भाषा में बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी ऐसी परंपराएं जो नष्ट हो रही हैं वो बची जी रहेंगी, हमारी विरासत बची रहेगी। बिल्कुल जी और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संकल्प दिलाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो आज के इस कार्यक्रम का हमारा जो हमसे आपसे मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि हिंदी
के माध्यम से देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी एक भाषा में अगर जी, आपने सिद्धता हासिल कर ली है, उस भाषा में जी, आप सिद्ध हैं, तो आप निर्भर जी, हो जाएंगे, आप निर्भर हो जाएंगे। अब जी, आत्मनिर्भरता के प्रमाण आपको देखने हैं, तो ऊपर से जी, लेके नीचे तक मैं आपको दिखाता हूँ। एक जी, बॉलीवुड में अगर आपको आत्मनिर्भर देखना है, तो आप अमिताभ जी, बच्चन की तरफ देखिए। वो इतनी जी, सुंदर हिंदी बोलते हैं, हिंदी को जी, इतने गहराई के साथ बोलते हैं, सुंदर अभिनेता हैं, तो आज वो जी, कहाँ खड़े हैं? राजनीति जी, में आप आत्मनिर्भरता को उदाहरण लेना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, जी को देखिए। साधारण जी, परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, गुजराती जी, भाषी हैं, एक और भाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, आज पूरे देश के दिल पे राज करते हैं। श्री जी, अमित शाह को देखिए, वो भी जी, आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, वो गुजराती भाषी जी, हैं, हिंदी सीखते जी, हैं, देश के दिलों पे राज करते हैं। ऐसे जी, एक कोई भाषा आप सीखें, तो आप देश जी, के दिल पे राज कर सकते हैं। आप अच्छी कविताएं कर सकते हैं, अच्छे लेख लिख जी, सकते हैं, अच्छी कहानियां जी, लिख सकते हैं, अच्छी फिल्में बना जी, सकते हैं, अच्छा अखबार जी, निकाल सकते हैं, अच्छी पत्रिका निकाल जी, सकते हैं। तो ये जी, जीवन में कोई भी एक गुण आपने पैदा कर लिया। आप प्रसून जी, जोशी हैं, पहाड़ के रहने जी, वाले हैं, उन्होंने जी, हिंदी फिल्मों में गीत लिखे। आज कितने जी, बड़े फिल्मकार के रूप में जाने जाते हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बने। इसके जी, साथ ही आप मनोज मुंतजिर को देखिए, जी, सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर से आते हैं, बहुत छोटा जी, शहर है, बहुत साधारण जी, परिवार से आते हैं और तेरी जी, मिट्टी पर जावा गीत लिखते हैं और जी, क्या से क्या हो गए देखते देखते जैसे गीत लिखते हैं, आज जी, फिल्मी दुनिया में छाए हुए हैं। तो मेरा जी, कहना है कि अपनी भाषा को आप वो शक्ति, उसकी भाषा को, शक्ति को पहचानिए। आज शेरो जी, शायरी करके, कवि सम्मेलनों में कविता पाठ करके भी लोगों का जीवन चलता है। तो मेरा जी, मानना है, भाषा अपने आप में एक शक्ति है, जो आपको जी, आत्मनिर्भरता की शक्ति सबसे पहले देती है। भाषा आपको जी, जीवन यापन का साधन देती है, क्योंकि भाषा जी, अपने आप में एक शक्ति, एक ताकत है। जी, जी। नहीं, बिल्कुल आपने काफ़ी सही कहा। संजय जी, आपकी जो यात्रा है, उससे हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदी के प्रति आपने ख़ास तौर पे जैसा आपने अभी कहा कि हम बघेली भाषा में बात करें, हम अपनी भोजपुरी भाषा में बात करें। आप बस्ती से आते हैं और कुछ हद तक भोजपुरी भी वहाँ बोली जाती है। अब आप गए रायपुर, वहाँ पर आपने बघेली भी देखी। आप भोपाल में आए, अब आप दिल्ली में हैं। ये जो यात्रा आपकी रही है, इस यात्रा के कुछ हम ऐसे अनुभव जानना चाहेंगे कि चूँकि हमारे पाठकों, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, उनका मार्गदर्शन कर सकें कि क्या चुनौतियाँ आती हैं जब ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हैं और किस तरीके से आपने, क्योंकि बहुत सारे आपके विद्यार्थी हैं आज अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छी पोज़ीशनों पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको रोज़गार परक एक भाषा के रूप में भी देखा जा सकता है? अपनी इस यात्रा के साथ इसको जोड़ के बताइए थोड़ा-सा। मेरा ये मानना है कि आप जितनी यात्राएं करते हैं, जितने शहरों में जी, रहते हैं, जैसे मुंबई में भी रहा मैं, रायपुर में रहा, जी, बिलासपुर में जी, रहा, मध्य प्रदेश में रहा, अभी दिल्ली में जी, हूँ, कुल मिला के जी, मेरा ये 5वां राज्य हो गया। अलग-अलग जी, जी, स्थानों पर आप जाते हैं, आपके जी, अनुभव का संसार विस्तृत होता है। आपकी जी, वोकैब्युलरी बढ़ती है, आप नए-नए लोगों से मिलते हैं, नई-नई जी, चीज़ें सीखते हैं, नई जी, तमाम नई चीज़ें आपके जीवन में स्वतः आती हुई चली जाती हैं। है ना? जी, जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों को आप देखें, तो हमारे जी, राष्ट्रीय आंदोलन के नायक लगभग सब विदेशों में पढ़ कर के आए। महात्मा जी, गांधी को देखिए, जवाहरलाल नेहरू को देखिए, सरदार पटेल को देखिए, डॉक्टर लोहिया को देखिए, डॉक्टर जी, अम्बेडकर को देखिए, सब लोग विदेशों से पढ़ कर आए। एक जी, नया अनुभव लेकर आए, उनको लगा कि इतने महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और अंग्रेजों के जी, गुलाम बने बैठे, उन्होंने आजादी की जंग छिड़ी। तो जब आप बाहर जी, जाते हैं, आपका अनुभव बढ़ता है, एक नई चीज से आप परिचित होते हैं और जब आप विस्तृत जी, अनुभव लेकर लौटते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। आप अच्छे जी, तरीके से अपने कार्य को कर पाते हैं। तो मुझे लगता जी, है कि इस चीजों का, स्थानों को बदलना, लोगों के बीच में रहना, समाज जीवन जी, को समझना, समाज को जितने गहरे आप समझते हैं, उतनी गहरी आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी होती चली जाती जी। और ख़ास तौर पे चूँकि हमारे साथ आज ऐसे है। विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं जो कि मीडिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और अभी अंग्रेजी मीडिया भी है, हिंदी मीडिया भी है। चूँकि आप मीडिया के माध्यम से ही आप ख़ास तौर पे मीडिया जगत के में किस तरीके से करियर बनाएँ, इस दिशा में आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं। आज ऐसा कुछ मार्गदर्शन करिए कि हमारे साथ जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो पाठक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको कुछ एक रास्ता मिले। देखिए, मेरा ये मानना है कि मीडिया कह के हम थोड़ा अपनी दुनिया छोटा कर लेते हैं। हम उसको जी, कम्युनिकेशन की दुनिया कहें। जी, कम्युनिकेशन की दुनिया आज इतनी बड़ी है कि जी, हर क्षेत्र में आज कम्युनिकेटर्स तलाशे जा रहे हैं। जैसे आज कोरोना का संकट आया, आज जी, हेल्थ कम्युनिकेटर्स की तलाश हो रही है कि हेल्थ जी, कम्युनिकेशन में लोग आकर के काम करें। जी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में लोग पहले से काम करते थे, एग्रीकल्चर जी, कम्युनिकेशन का काम करते थे, स्पिरिचुअल जी, कम्युनिकेशन का काम है। इस तरह जी, से आप देखेंगे समाज जीवन की जितनी विधाएँ हैं, जी, हर विधा को लोगों तक पहुँचाने के लिए आज कम्युनिकेटर्स की आवश्यकता है।
तो ये जो कम्युनिकेशन का जो काम है वो वही करेगा जो इस कम्युनिकेशन की विधा को जानता है, जो इस विषय को जी, पढ़ लिख करके आया है। तो इसलिए जी, आप पत्रकारिता और मीडिया तो अपने आप में एक बहुत सीमित उसको आप कर देते हैं, पर यार जी, कम्युनिकेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। कम्युनिकेशन की आप अगर इसमें पब्लिकेशंस को जोड़ दें तो पब्लिकेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। कितने बड़े बड़े जी, बुक पब्लिशिंग हाउस हैं जो जी, किताबों का प्रकाशन करते हैं, पत्र पत्रिकाओं जी, का प्रकाशन करते हैं और जी, टेक्स्ट बुक्स का प्रकाशन करते हैं। तो अपने आप जी, में एक बहुत विस्तृत दुनिया, प्रिंटिंग पैकेजिंग का काम है, मल्टीमीडिया का काम है, एनिमेशन का काम है, ये जी, बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उनका काम है, उनमें आगे पीछे काम करने वाले लोग हैं, जी, एंटरटेनमेंट की पूरी इंडस्ट्री है। तो कम्युनिकेशन जी, की इंडस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत बड़ी है। जी, एनजीओज में काम करने वाले लोग हैं जो हेल्थ कम्युनिकेशन के अलावा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो लोग काम करते हैं। तो एक बहुत जी, बड़ी दुनिया बनती है। कई बार क्या होता है, हमें चीजों के बारे में पता नहीं होता, हमें आकाश टीवी दिखता है, रेडियो दिखता है, वेब दिखता है, प्रिंट दिखता है। इसके अलावा हम फिर जी, देख नहीं पाते, हम और क्या कर सकते हैं। हम इवेंट जी, मैनेजमेंट करके भी जीवन यापन कर सकते हैं, हम अच्छी जी, फोटोग्राफी करके भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल संभाल करके भी हम जीवन यापन करते हैं। तो ऐसी जी, बहुत सारी विधाएं अब आ गई हैं, अब एक विधा नहीं रही। सोशल मीडिया जी, मैनेजमेंट अपने आप में एक विषय है, पॉलिटिकल जी, इलेक्शन का मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन के उभरा है, जिसमें सर्वे जी, से लेकर किसी व्यक्ति को चुनाव जिताने तक का आप काम करते हैं। ऐसे जी, बहुत सारे क्षेत्र पत्रकारिता और संचार के विद्यार्थियों के सामने हैं। उन सब क्षेत्रों जी, में आप एक्सप्लोर करें और जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा हो उस क्षेत्र में आप काम करें। जी। संजय जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिंदी को आपको आगे बढ़ाना है, उसका प्रसार करना है, तो इस पर जोर मत दीजिए कि शुद्ध हिंदी ही हो। आप इंग्लिश को अपनाइए और कुछ जो सरल शब्द हैं, दूसरी भाषाओं के आपने उर्दू मिक्स कर दिया और सब मिक्स कर दिया, तो सबके साथ मिला-जुला कर हिंदी को आप आगे बढ़ाएँ, तो थोड़ा-सा मामला हिंदी का इतना विरोध रहेगा नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा मानना है कि हिंदी कभी अड़ने वाली भाषा रही भी नहीं है। हिंदी तो अंग्रेजी की तरह ही उदार भाषा है। जैसे अंग्रेजी बड़ी उदार भाषा है, उसने यूरोप जी, की सारी भाषाओं को अपने अंदर गड्ढम-गड्ढ करके और अपना संसार बढ़ाया। हर साल जी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में तमाम शब्द शामिल किए जाते हैं। इवन हिंदी के भी जी, शब्द शामिल भी किए, जैसे जय हो जैसा शब्द है, वो भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में स्थान पा गया। तो हर साल जी, वो कुछ नए शब्द अपनी शब्दावली में जोड़ते हैं। ऐसे हिंदी जी, भी है। हिंदी के जी, पास तो आज की तारीख में 9 लाख से ऊपर शब्द हैं। तो ये किसके जी, शब्द हैं? ये जी, समाज से लिए शब्द हैं, जो जी, संस्कृत से लिए हैं, फारसी से लिए हैं, उर्दू से लिए हैं, जी, अंग्रेजी से लिए जी, हैं, विविध भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं। और जो जी, हमारी मूल भाषा है वो संस्कृत है, तो संस्कृत तो जी, करोड़ों शब्दों की वो है। तो इसलिए ये मानना कि हमारे पास शब्दों की कभी कमी नहीं होगी और शब्द जी, संसार हमारा व्यापक होता रहेगा। और मेरा जी, मानना है कि कोई भी भाषा है उसको बहुत अड़ना नहीं चाहिए। जो भाषा जी, अड़ जाती है वो भाषा सड़ जाती है। भाषा तो एक जी, प्रवाह है, उसको बहने दीजिए। इसीलिए आप जी, देखेंगे हिंदी के साथ एक नई हिंदी भी चलन में आई है। तो जी, नई हिंदी के लेखक भी आ रहे हैं जो नई हिंदी लिख रहे हैं, वो हिंदी लिख रहे हैं जी, जो नौजवान बोलता है, जो नौजवानों के जी, बीच में चर्चा होती है, उसके उपन्यास, जी, उसके साहित्य, उसकी कथाएं भी सामने आ रही हैं। अनेक ऐसे जी, लेखक हमारे सामने आ रहे हैं जो नई और जी, ताजी हिंदी लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस जी, प्रकार के प्रयोग भाषा को समर्थ बनाते हैं, इसमें कोई बुराई जी, नहीं है। जी। और खासतौर पे पिछले अगर हम देखें, 1.5 दशक की बात करें तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हुआ है, उससे भी हिंदी आगे बढ़ी है, हिंदी ग्लोबल भी हुई है। इस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति आज एसएमएस या व्हाट्सएप पे मैसेज भी हिंदी में टाइप कर पा रहा है, जो अगर हम देखें 5-7 साल पहले बहुत मुश्किल काम होता था। देखिए मित्र, मेरा ये मानना है कि हिंदी ही नहीं, हिंदी की सारी जो मतलब सहेउदर भाषाएं हैं, भारत जी, की जितनी भाषाएं हैं, 22 तो अनुसूची में ही शामिल है संविधान की। ये जी, सारी भाषाएं आज की तारीख में ग्लोबल भाषाएं। ग्लोबल का जी, मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब जी, यह है कि वह पूरी दुनिया में बोली जा रही हो या दुनिया के जी, तमाम देशों में बोली जा रही हो। आप जी, बताइए, इस ग्लोब पर हिंदुस्तान का नागरिक कहाँ नहीं है? किस देश में नहीं है? जी, हर देश में हिंदुस्तानी है। जब हर देश में बिल्कुल। हिंदुस्तानी है तो हर देश में हिंदुस्तान की भाषाएं गई हैं। जब हर देश में जी, हिंदुस्तान की भाषा चली गई तो हर देश जी, में हिंदुस्तान का मीडिया चला गया। हो सकता है जी, प्रभा साक्षी या .com पर यह कार्यक्रम कोई अमेरिका में बैठ कर देख रहा हो, कोई जो है जी, ट्रिनिडाद में देख रहा हो, कोई मॉरिशस में भी देख रहा हो, कोई गुयाना में जी, देख रहा हो, कोई सूरीनाम में देख रहा हो। तो जी, अब जब हमारे लोग दुनिया भर में गए तो हमारी जी, भाषाएं दुनिया भर में चली गई, हमारा साहित्य जी, दुनिया भर में चला गया, हमारा जी, हनुमान चालीसा सब जगह पहुंच गया, हमारा जी, रामचरितमानस सब जगह पहुंच गया। अभी कल जी, मॉरिशस के एक साथी एक वेबिनार में उपलब्ध थे, उन्होंने यही कहा जी, कि हम तो कुछ जी, लेकर के नहीं आए थे, हम तो सिर्फ जी, मॉरिशस में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लेकर के आए थे। उससे हिंदी जी, भी बची, हमारी जी, संस्कृति बची और उनका जो धर्म है हिंदू धर्म वह भी बच गया। तो इस प्रकार जी, से जो भाषा होती है वो संस्कृति की भी वाहक होती है। व्यक्ति अकेला जी, नहीं जाता, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेके जाता। और मैं आपसे कहता हूं
कि हम जितने हिंदुस्तानी हैं आज की तारीख में, हिंदुस्तान में रहते हुए, जितने हिंदी प्रेमी है या जितने तमिल प्रेमी है, जितने बंगला प्रेमी है, उससे अधिक जो विदेशों में रहता है नागरिक, वो अधिक हिंदी प्रेमी, अधिक भारत प्रेमी है। उसके घर में बच्चे जो है संस्कृत का मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, हिंदी की कविताएं याद करते हैं, हिंदी का सीरियल देखते हैं। हम आप तो अपने बच्चों को बुलाकर कहते हैं बेटा अंग्रेजी का कोई पोएम सिखाओ। अपने भाषण का पहला वक्तव्य हम यहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, करते हैं आमतौर पर बहुत से लोग कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, ऐसा कहकर स्टार्ट करते हैं। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं पाएंगे। विदेशों में जो हिंदुस्तानी कम्युनिटीज हैं, जो उनके समूह बने हुए हैं छोटे छोटे, वो आपस में मिलकर अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं। कल साउथ अफ्रीका के लोग हमारे साथ एक कार्यक्रम में थे। वहां का जो दक्षिण अफ्रीका शिक्षा संघ है, उन लोगों के साथ में एक कार्यक्रम में शामिल था साउथ अफ्रीका के। तो वो लोग बता रहे थे वहां कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है हिंदी को विकास करने की, हिंदी को पढ़ाने की। तो उन्होंने अपने निजी विद्यालय खोले हैं, कम्युनिटीज ने अपने निजी विद्यालय खोले हैं और निजी प्रयासों से वो हिंदी सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो विश्व भाषा बन चुकी हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनका हस्तक्षेप है। हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो ऑनलाइन ही सही दुनिया भर के अंदर पढ़े जाते हैं। आप जैसे जो चैनल्स हैं पढ़े जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। प्रभा साक्षी के सिर्फ भारत में थोड़ी देखा जाता है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। जहां जहां भारतवासी आएगा, कल चार्ट पर जब कॉलोनी बनेगी तो सबसे पहले भारतीय खरीदेंगे और प्रभा साक्षी.com को क्लिक करेंगे, क्या चल रहा है जरा हिंदुस्तान में देखते हैं। जी नहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विदेशों में खासतौर पर हम देख रहे हैं इस समय अमेरिकी चुनाव में भी लोग हिंदी में प्रचार कर रहे हैं कि वो इवन चाहे ट्रंप का प्रचार जो गुट हो वो या फिर जो बाइडेन का गुट हो, वो सभी लोग हिंदी में प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी ग्लोबल हुई है। एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हम साहित्य की बात करें तो उसमें एक सबसे बड़ा संकट ये रहता है कि लेखन तो लोग कर लेते हैं, लेकिन हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित करने में जो प्रकाशक है वो भी घबराता है। जितना जो मौका है अंग्रेजी के साहित्यकार को, लेखक को मिल जाता है, उतना मिलता नहीं है। और खासतौर पे अगर हम समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं, आपने समाचार पत्रों में बहुत काम किया है। पूरा का पूरा पृष्ठ शायद ही कोई चाहे वीकली ही हम बात कर लें, साहित्य को कोई देता नहीं है। सब चाहते हैं मसाला हो, कुछ ऐसी तड़क भड़क वाली चीज हो कि अखबार ज्यादा बिक्री कैसे हो, उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। इस साहित्य की ये आप कह सकते हैं कि हिंदी में ये एक दुर्दशा हो रही है या अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी कायम है? मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनलिज्म, जिसको व्यावसायिकता कहते हैं, वह प्रोफेशनलिज्म हिंदी पब्लिकेशन के क्षेत्र में आ नहीं सका जो आना चाहिए। जिस प्रकार के दृढ़ प्रतिज्ञ नियम कानून से काम करने वाले प्रकाशकों की आवश्यकता थी, वो है नहीं। हमारे जो प्रकाशक हैं, मैं क्षमा याचना के साथ अपने हिंदी प्रकाशकों से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, हमारे हिंदी के प्रकाशक आलसी हैं। वो किताबें बेचना नहीं चाहते, कम किताब में ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। हिंदी भाषी समाज से मेरी शिकायत है कि हिंदी भाषी समाज किताब खरीद कर पढ़ना नहीं चाहता, किताबें भेंट नहीं करता। आप देखेंगे मराठी समाज में जाएंगे तो उनके हर घर में पुस्तक के लिए कोई जगह है, बंगाली समाज में पुस्तक के लिए कोई जगह है। तो अगर बंगाली और मराठी समाज की भांति हमारे हिंदी भाषी समाज में भी पुस्तकों को पढ़ने का रुझान पैदा हो जाए, हमारे पाठक, हमारे जो प्रकाशक हैं, वो आलस से त्याग कर समाज तक किताबें पहुंचाने का सस्ते दरों पर काम करना प्रारंभ कर दें, तो मुझे लगता है हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है, हिंदी का बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग है और वो किताबों को हाथों हाथ लेने को तैयार है। पर मुझे लगता है कम किताबें छापकर, सरकारी खरीद में किताबें दे करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की जो चेष्टा हमारे प्रकाशक करते हैं, उसके नाते बहुत नुकसान हो रहा है। और मेरा यह भी कहना है, अगर भारत की सरकार और राज्य की सरकारें ये किताबें खरीदना बंद कर दें तो शायद हिंदी प्रकाशन का बहुत भला हो जाएगा। ये जो सरकारी खरीद का चक्कर है, इसने हिंदी के प्रकाशकों को जकड़ के रखा हुआ है। वो 400-500 किताबें बेचकर अपनी किताब का लाभ उठा लेते हैं और लेखक वहीं को वहीं बैठा रह जाता है। रचना जनता तक नहीं पहुंच पाती, पुस्तकालय में पड़ी रह जाती। जी जी नहीं, वाकई में आपने एक जो बड़ी समस्या है उसको उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया सभी का। और इसके अलावा अगर हम देखें, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी आपसे जरा सा कुछ चाहेंगे। उसमें भी जैसे आज गृह मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि इससे हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप पाठकों, दर्शकों के समक्ष ये रखें कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी को बढ़ावा देती है और अन्य भारतीय भाषाओं को भी साथ लेकर चलती है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इस अर्थ में ये है कि मातृभाषा में शिक्षा की बात जो है करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली बार ये बात कही गई मातृभाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं का उससे विकास होगा। जी। और
दूसरा संकल्प इस शिक्षा नीति का यह है कि जो 22 भारतीय भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में हैं, जी उन सब की अकादमी बनाई जाएगी, उनकी अकादमियों का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। जी दूसरा संकल्प इसका है कि इसके चलते भाषाएं जी रोजगार से जुड़ेंगी। जी तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी ये 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनके अलावा जी जो उपभाषाएं हैं, जो छोटी छोटी जी भाषाएं हैं, उनकी भी अकादमियों का निर्माण स्थानीय स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर किए जाने की योजना है। जी इसके अलावा नई शिक्षा नीति में अनुवाद से जुड़ा संस्थान खोले जाने की योजना है, ताकि एक दूसरे की भाषा का साहित्य एक दूसरे की भाषा में अनुदित होकर सारे देश के सामने आ सके। जी इसके साथ ही भारतीय भाषाओं का एक विश्वविद्यालय बनाने की योजना भी, यह संकल्प जो है नई शिक्षा नीति में व्यक्त किया गया है। इसके जी साथ भारतीय भाषा क्रियान्वयन निदेशालय बनाने की बात भी कही गई है। तो मुझे जी लगता है कि हमारी मातृभाषाओं को उस बहाने सम्मान मिलेगा। और जब मैं जी मातृभाषा कहता हूं तो बहुत सम्मान की बात है। जी मातृभाषा कहा गया यानी भाषा को एक विशेष दर्जा दिया गया है। जी मातृभाषा में ये पितृभाषा भी कहा जा सकता था, जी पिता की भाषा है, बाप की भाषा कहा जा सकता था, पर जी नीरज जी मातृभाषा कहा गया। जी यानी माताएं और भाषाएं अपने पुत्रों से ही सम्मानित होती हैं। आप देखिए, हिब्रू इजराइल में बोली जाने वाली भाषा है। जी इजराइल बहुत छोटा सा देश है, पर जी हिब्रू के आधार पर उन्होंने कितनी प्रगति की। आज जी कितने नोबेल प्राइज जो है इजराइल को प्राप्त होते हैं शोध जी अनुसंधान के क्षेत्र में। जापान आज अपनी भाषा के आधार पर कहां से कहां पहुंचा है, क्योंकि जी उसके पुत्रों ने उसको सम्मान दिया है। चीन आज जी अपनी भाषा के आधार पर ही सारी दुनिया को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कोरिया में आज कोरियन के आधार पर, फ्रांस फ्रेंच के आधार पर, स्पेन स्पेनिश के आधार पर। तो हम जी भारतवासियों में ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम अपनी भाषाओं को लेकर प्रगति नहीं कर सकते और अंग्रेजी के डाल पर अटके हुए हैं। तो हमें जी ये कहना कि भाषा से कोई प्रगति होती है या भाषा प्रगति में बाधक है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जी हिंदी तो दुनिया के भूगोल पर बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। अगर इसके बिल्कुल आधार पर विकास नहीं हो सकता तो हिब्रू जैसी छोटी भाषा, इजराइल तो दिखता भी नहीं दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, वो अगर जी प्रगति कर सकता है तो हम इतने बड़ी संख्या वाले लोग प्रगति क्यों नहीं कर सकते। दूसरा मेरा कहना जी है कि हमारी जी जितनी भाषाएं छोटी छोटी, बंगला है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, करोड़ों में जी है, करोड़ों में है। जी जापान स्पेन के आबादी से ज्यादा बड़ी आबादी तो हमारे राज्यों की भाषाओं की है। अकेला जी उत्तर प्रदेश जो है 22 से 24 करोड़ का राज्य है। तो जी छोटे छोटे जो देश है वो अपनी भाषा के साथ प्रगति कर रहे हैं, और हम अपनी इतनी बड़ी आबादी लेकर के, इतनी महान भाषाएं लेकर के अगर उपेक्षित पड़े हैं, हमें विचार करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमसे चूक जरूर हो गई है। जी। और जैसा कि आपने बताया अभी प्रकाश डाला कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी को और अन्य भाषाओं को बढ़ावा देती है, मातृभाषा को बढ़ावा देती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनने तक का उसका अभी सफर कितना लंबा है, और इसमें जो गतिरोध आते हैं, खासतौर पे हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दल बीच में कूद जाते हैं, तरह-तरह की बातें कही जाती हैं कि दक्षिण भारतीय नेताओं को वो मौका नहीं मिलता है जो हिंदी उत्तर भारतीय नेताओं को मिल जाता है। तो ये सब बीच में विवाद आते हैं जिससे हिंदी को नुकसान होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा बनने तक का अभी उसके सफर में कितनी मुश्किलें और बाकी हैं, और सरकार को, खासतौर पे इस सरकार को क्या और करना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ हिंदी तो राष्ट्रभाषा बन चुकी है, लोगों ने जी, मन से स्वीकार कर लिया है। जी, और हिंदी ही क्यों, हमारी समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं वह सब राष्ट्रभाषाएं हैं। ये सब राष्ट्र जी, की भाषा है और सब राष्ट्र जी, के जन मन में सांस लेती हैं, उनका प्राण चलता है। मैं ये जी, बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप जी, देखिए, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी हमने की, और जी, इसके बाद जो है बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग रहे सत्ता में, पावर में, जो हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करते रहे। इतनी हाँ, ताकतवर लादी और सत्ता का समर्थन भी अंग्रेजी को जन मन की भाषा नहीं बना सका। आज भी जी, भारत के जन गण मन की भाषा है तो हिंदी और जी, भारतीय भाषाएं हैं। इसलिए जी, हमें हिंदी का आग्रह, भारतीय भाषाओं का आग्रह बनाना पड़ेगा। अपनी जी, भारतीय भाषाओं को संपर्क भाषा बनाना पड़ेगा। अपनी भारतीय भाषाओं के आधार पर प्रगति के मार्ग खोलने पड़ेंगे, वरना जो जी, समाज में गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी जी, और बढ़ती चली जाएगी। समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता अगर उसकी भाषा जी, में काम नहीं होगा। अगर लोगों को न्याय देना है, अगर सोशल जस्टिस वास्तव में जमीन पर उतारना है, सामाजिक जी, न्याय करना है, वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लेकर आगे आना है, तो उनको उनकी जी, भाषाओं में ही न्याय देना पड़ेगा।
उनकी भाषाओं में उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनकी भाषा में उनको प्रगति के अवसर देने पड़ेंगे, वरना बहुत बड़ा हिंदुस्तान उपेक्षित रह जाएगा और ये गैर बराबरी जो आज समाज के अंदर बढ़ी है, ये गैर बराबरी बढ़ती हुई चली जाएगी। जी। नहीं संजय जी, वाक़ई में आपने आज काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। अब कार्यक्रम के अंत में कुछ सवाल लेंगे, लेकिन मैं बताऊँ कि संजय जी ने आज आपने बिल्कुल लोकल के लिए वोकल, जैसा आपने कहा कि आप मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ी बोलिए और आप भोजपुरी हैं बोलते हैं तो घर में भोजपुरी, तो आपने भाषाओं के लिए भी लोकल के लिए वोकल का एक नारा दे दिया है। संजय जी, एक प्रश्न मेरे पास अभी तुरंत ही आया है कि क्यों माता-पिता शुरुआत में ही अंग्रेजी स्कूल में भागते हैं बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में? तो किस तरीके से हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, अंग्रेजी स्कूल चाहिए नर्सरी से ही? देखिए, मेरा मानना है कि हर माता-पिता अपने बच्चे को सुरक्षित भविष्य देना चाहता है। जी, तो माता-पिता कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अगर वो अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि हमने जी, ऐसी व्यवस्था बना दी है, हमने जी, ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर जी, अंग्रेजी नहीं सीखा या उसको अंग्रेजी नहीं आई तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ज़ाहिर-सी जी, बात है कि हर माता-पिता चाहता है कि हमारे बच्चे को सुरक्षित भविष्य मिले, सुंदर जी, भविष्य मिले। पर मेरी उस माता-पिता से शिकायत यहाँ पर समाप्त है। दूसरी जी, शिकायत कि जी, आपने अपने बच्चे को अच्छी अंग्रेजी सिखानी चाहिए, अच्छे स्कूल में डालना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जी, अपने बच्चे को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से दूर कर देना चाहिए, ये किसने सिखाया? जी, आप अपने घर में अपनी बोलियों में बात ना करें, अपनी भाषा में बात ना करें। आज देखिए जी, हमको एक बहुभाषी समाज बनाने की आवश्यकता है। बच्चा जी, जितनी अधिक भाषा एक कम उम्र में आप बच्चे को जितनी चाहे उतनी भाषाएँ सिखा सकते हैं। जी, तो प्रयास करिए बच्चा बहुभाषी बने। जी, बच्चा हिंदी भी सीखे, अंग्रेजी भी सीखे, साथ-साथ में एक अन्य भारतीय भाषा भी सीखे, साथ में जी, अपने गाँव की भाषा भी सीखे। अपने घर जी, में जब वो आए तो उससे उसके गाँव की भाषा में, उसके घर की भाषा में बात की जाए ताकि उसका जी, सही विकास हो सके। जी, अंग्रेजी जी को एक भाषा के नाते सीखना एक बहुत अलग बात है, किंतु अंग्रेजी जी, को समस्त पाठ्यक्रम की भाषा बना देना गलत बात है कि अंग्रेजी में भूगोल ही पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी में इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेजी को एक भाषा की तरह सिखाया जाए, पर समस्या जी, यह है कि अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं सिखाई जा रही है, अंग्रेजी को एक जी, माध्यम बना दिया गया है, उससे बच्चा जड़ों से पूरी तरह उखड़ जाता है, अपनी जी, भाषा और अपने गाँव की बोली को हिकारत की नज़र से देखने लगता है। जी, जी, जी। एक प्रश्न इसी से मिलता-जुलता जो आया था शायद मुझे लगता है उसका उत्तर संजय जी ने इसी उत्तर में दे दिया है। वो यही था कि बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। तो वो यही है कि प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को ना ही सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि उनकी जो अपनी भाषा है उसके लिए भी। एक और क्वेश्चन है वो ये है कि ऑफ़िशियली हिंदी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया है? इंडिया में सारे जो काम होते हैं वो इंग्लिश में ही क्यों होते हैं? देखिए, संविधान की व्यवस्था ऐसी बनी कि हिंदी अभी तैयार नहीं है और जी, आगे आने वाले 10 वर्षों में हिंदी तैयार हो जाएगी और उसके जी, बाद सारा कामकाज हिंदी में होने लगेगा। ऐसी एक व्यवस्था बनी कि 10 सालों के लिए अभी अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में मान्यता दे दिया जाए और हिंदी जी, दूसरी भाषा के रूप में कामकाज करती रहे। जी, पर वो 10 साल अभी तक बीते नहीं। तब से आजादी के गणतंत्र के 70 साल हो गए जी, और साल पर साल बीतते जा रहे पर हिंदी को वहाँ दर्जा नहीं मिल सका। जी, राजनीतिक कारण इसके पीछे ज्यादा है और राजनीतिक कारणों से जो चीज एक बार रुक जाती है, जी, आपको पता है उसका समाधान नहीं होता। तो इस जी, नाते जी, हिंदी अपने अधिकार से जरूर वंचित है, पर मेरा ये मानना है कि देश के लोगों ने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में, लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया है। हिंदी आज से दिल को जोड़ने वाली, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली और पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। यूं ही वो दुनिया की दूसरे नंबर की भाषा नहीं बनी है। इसलिए काफी बड़ी संख्या में आज लोग हिंदी सीख रहे हैं। मैं सब क्षेत्रों में जाता हूँ, सब क्षेत्रों में हिंदी में संवाद करता हूँ। लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी का व्यवहार करते हैं और बड़ी ललक के साथ आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, साउथ में जाइए, बड़ी ललक के साथ बच्चे हिंदी सीखते हैं। दुख की बात यह है, उत्तर प्रदेश जो हिंदी हृदय प्रदेश कहलाता है, जहां पर जी, हिंदी का विकास हुआ, उस उत्तर जी, प्रदेश के हाई स्कूल की परीक्षा में हिंदी में 8 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। शर्म तो यहाँ जी, आनी चाहिए कि जी, हिंदी जी, भाषी राज्यों में क्या हो रहा है। दक्षिण के बच्चे तो बड़ी मेहनत करके हिंदी सीख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जी, बच्चे सीख रहे हैं, दुनिया में विदेश में गए हमारे बच्चे सीख रहे हैं और हाई स्कूल जी, की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 8 लाख बच्चे हाई स्कूल में फेल हो गए। ये हमारे लिए जी, दुर्भाग्य और चिंता की बात है। इस पर हमको विचार करना चाहिए कि हम हिंदी क्षेत्र के लोग भी हिंदी को कितनी इज्जत दे पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, अगला प्रश्न एक और हमारे पास है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए जो निजी मास कम्युनिकेशन के कॉलेज हैं, वो कैसे इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें और क्या सरकार को
पत्रकार बनाने वाले निजी इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए? जी, मेरा मानना है कि सभी जगहों पर हिंदी पत्रकारिता को काफी महत्व दिया जाता है और हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई आज भारतीय जनसंचार संस्थान में भी इसका पाठ्यक्रम होता है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसका मैं कुलसचिव और कुलपति भी रहा, वहां पर तो भाषाई और हिंदी पत्रकारिता के संवर्धन के लिए ही उसका विकास किया गया। वहां हिंदी पत्रकारिता की ही पढ़ाई होती है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी हिंदी पत्रकारिता का ही माध्यम है और जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। तो बड़ी संख्या में हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। उसके साथ एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूं कि अब भारतीय भाषाओं में भी बड़ी गंभीरता के साथ इसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया है। हम जैसे भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो हमारा संस्थान है, हमने 5 भारतीय भाषाओं में कोर्स प्रारंभ किया है, जिसमें हिंदी है, मराठी है, इसके बाद मलयालम है, उड़िया है और उर्दू है। 5 भारतीय भाषाओं में हमने स्वयं 1 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। तो अब भारतीय भाषाओं में भी मीडिया के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसलिए मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं, वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करके अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी और भारतीय भाषाओं के जो चैनल हैं, जो समाचार पत्र हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनका काफी विकास हो रहा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में मीडिया के विकास के नाते काफी रोजगार के अवसर भी आज सृजित हुए। जी, बिल्कुल। जी। संजय जी, एक प्रश्न और है। पुष्पराज सिंह जी जो पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल की तरह उपयोग करना और हिंदी में बात करने में अगर आप हीन भावना महसूस करता आजकल का युवा हमारा, तो इन सबसे बचते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो हीन भावना है, ये अचानक तो आई नहीं है। ये 200 सालों की अंग्रेजों की जो गुलामी है, उस गुलामी से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। देखिए, जितना हमारा बेड़ा गर्क मुगलों ने नहीं किया, उतना अंग्रेजों ने किया बहुत कम समय में, पर उन्होंने हमारी शिक्षा पर चोट की, हमारे मन पर चोट की, हमारी संस्कृति पर चोट की और हमारा सब कुछ बदल दिया। जैसे मैं आज तो कुर्ता पहन के बैठा हूं, पर आमतौर पर पैंट शर्ट पहनता हूं। ये पैंट शर्ट हमको पहनाया किसने? 200 सालों के अंग्रेजों का जो शासन काल है, उसने हमारा क्या क्या बदला? उसने हमारा सबसे पहले परिधान बदला, हमारे कपड़े बदल गए। उन्होंने हमारी भाषा तो बदल नहीं पाए, पर भाषा के प्रति हीनता पैदा कर दी। भाषा नहीं बदल पाए। आज भी 2% हिंदुस्तान अंग्रेजी में कार्य व्यवहार करता है। आज भी 98% हिंदुस्तान हिंदी और भारतीय भाषाओं में काम करता है। तो भाषा तो नहीं बदल पाए, पर भाषा के प्रति हीनता पैदा कर दी कि हमको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। हीनता पैदा कर दी। हमारा कैलेंडर बदल दिया साहब। आज हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कैलेंडर पर बात करते हैं। जब शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, घर में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना होता है, पारिवारिक कार्यक्रम, तभी हम अपना पंचांग देखते हैं, वरना हमको तो हिंदू महीनों के नाम भी नहीं पता है। जी बिल्कुल। आज आप देखेंगे कि हमारा पूरा जो अंक है, वो हम सारे अंकों का इस्तेमाल करते हैं, वो रोमन अंकों का इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजों ने तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। कपड़े बदल दिए, हमारा कैलेंडर बदल दिया, हमारा अंक बदल दिया। हम 1 2 3 4 नहीं लिख सकते। अब हमको रोमन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सरकार ने भी रोमन शब्दों को स्वीकार कर लिया है। तो ये जो एक गुलामी की लंबी छाया है, उससे मुक्त होने में बहुत बड़ा समय लगेगा। अभी भारत के ऊपर इंडिया चढ़कर बैठा है दिमाग पर। जब तक भारत का भारत से परिचय नहीं होगा, भारत भारत को नहीं जानेगा, तब तक ये संकट समाप्त होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है, उजाला आ रहा है और धीरे धीरे लोग भारत और भारतीय भाषाओं, जब आप भारत को सम्मान देंगे तो अपने आप भारत की भाषा को भी सम्मान देंगे, भारत के जो भी मान बिंदु उसको सम्मान देंगे। अभी तो माहौल ऐसा था अभी तक कि भारत से जुड़ी हुई हर चीज हिकारत की नजर से देखी जाती थी। भारतीय भी गलीज हैं, ये जादू टोने वाले हैं, सांप सफेदों का देश है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था पूरी दुनिया के अंदर। ये तो सांप सफेदों का देश है, ये पिछड़े लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, जादूगर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो हमारे बारे में पूरी दुनिया के अंदर वातावरण ही ऐसा बनाया गया था। अब पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत अपने को जान रहा है, भारत जाग रहा है और एक नई विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और जब एक विश्व आर्थिक शक्ति आप बनते हैं, आपकी सब चीजों का सम्मान अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आपके लोगों का सम्मान हो जाएगा, आपकी भाषा का प्रारंभ सम्मान भी होने लगेगा। जैसे आप जर्मन को सम्मान देते हैं, फ्रेंच को सम्मान देते हैं, स्पेनिश को सम्मान देते हैं, इंग्लिश सम्मान देते हैं, रूसी को देते हैं, चीनी को देते हैं, वैसे हिंदी को भी सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसमें बहुत देर नहीं है, बहुत मतलब विलंब नहीं लगने वाला है। जी जी नीरज जी। अच्छा, हाँ, मेरे पास एक प्रश्न और है। और अब क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी मुद्दा हो, तो बिना अर्थ के समापन नहीं होता उसका। तो एक है, वो पूछ रहे हैं कि
अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ हिंदी में करता हूँ और वही काम अंग्रेजी वाला करता है तो उसको ज्यादा पैसे क्यों? ये ठीक बात है। यही तो मैं कहा हूं, ये उपनिवेशवादी मानसिकता है। जी क्योंकि निर्णय करने के स्थान पर जो बैठा हुआ है उसका माथा खराब है, उसके माथे में गंदगी पड़ी हुई है। पर आपको मैं कहता हूं कि अमिताभ बच्चन तो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, जी तो क्या कम पैसा लेते हैं क्या? जी तो मूल बात यह है कि अपने काम को आप एट पार ले जाइए, एक्सीलेंस के पार ले जाइए। हिंदी में भी पैसा मिलेगा, अमिताभ बच्चन को पैसा मिलता है, प्रसून जोशी को पैसा मिलता है, मनोज मुंतजी को पैसा मिलता है। बॉलीवुड में जहां हमारा अच्छा काम हो रहा हो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। क्या अगर हम जी विश्व स्तर का लेखन करते हैं, बहुत अच्छा कोई काम करते हैं, तो हमें भी धन मिलेगा, ऐसा नहीं धन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हिंदी और भारतीय भाषाओं को भी सम्मान प्राप्त होगा, वही सम्मान प्राप्त होगा जो आज अंग्रेजी को प्राप्त है। मेरा मानना है अंग्रेजी से तुलना नहीं करनी चाहिए हमें। जी अंग्रेजी जी तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए, अंग्रेजी एक विश्व भाषा है, जी हम विश्व भाषा बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल अंग्रेजी में ज्ञान विज्ञान अनुशासन का काम बहुत पहले प्रारंभ हो गया, क्योंकि उनका जी तो सूर्य ही नहीं डूबता था। वो तो पूरी जी दुनिया पर काबिज थे, उनके पूरी जी दुनिया उनका उपनिवेश थी। उनके बारे में जी कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य नहीं डूबता। तो बड़ी जी ताकतवर भाषा है वो, लंबे जी समय तक सत्ता की भाषा रही है। जो सत्ता की जी भाषा रही होती है उसी में सारा ज्ञान विज्ञान साहित्य सब कुछ उसी में रचा जाता है, ये ध्यान रखिए आप। हिंदी जी को जी अब जाकर के बहुत दिनों के बाद सत्ता आई है और हिंदी जी को थोड़ा सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ है। लंबे समय तक जब ये सत्ता में रहेगी, इस भाषा को भी वही सम्मान प्राप्त होगा जो रूसी को प्राप्त हुआ, जो जर्मन को प्राप्त हुआ, जो फ्रेंच को प्राप्त होगा। जब हमारे जी लोग, हमारे जो शासक हैं, वही इस भाषा को सम्मान नहीं देते, तो जी समाज, बाकी लोग सम्मान क्यों देंगे? तो सबसे पहले शासक वर्ग में इसके प्रति सम्मान आना जरूरी है। सरकारें जी इसका सम्मान देना प्रारंभ करें, हमारे नौकरशाह इसका सम्मान देना प्रारंभ करें, हमारी अदालतें सम्मान देना प्रारंभ करें। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज भी सुप्रीम कोर्ट में न्याय हिंदी में नहीं मिलता है, हिंदी और जी भारतीय भाषाओं में। आज भी बिल्कुल इस देश की आजादी के इतने साल के बाद हमें न्याय अंग्रेजी में प्राप्त होता है। अब मानिए जी हमारे जैसा कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी कम जानता है, उसको कोई न्याय जी मिला और उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको न्याय क्या मिला है? तो क्या हमें जो मिला? न्याय प्राप्त हो रहा है उस न्याय को भी जी हम नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार जी के कई प्रकार के अन्याय अभी जीवित हैं इतने जी सालों के बिल्कुल बाद भी। इसको मैं उपनिवेशवादी मानसिकता कहता हूं। धीरे धीरे जी ये काले बादल छटेंगे, अच्छे दिन आएंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लड़ाई लंबी है पर जीतेंगे हम, ये ध्यान रखिए। जी, जी, जी। नहीं भाई वाक़ई में और आपने जिस तरीके से निश्चित और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कही कि जीतेंगे हम, वाक़ई जीतेंगे हम, जीतेगी हिंदी, जीतेगा भारत और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और निश्चित रूप से आज आपने जो एक ज्ञान का प्रवाह किया है, उससे सभी हमारे दर्शकों, पाठकों को लाभ होगा और आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी दिवस की एक बार आप सभी को फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, प्रभासाक्षी.com के पूरे परिवार को, उसके सभी श्रोता, दर्शक और पाठक जो भी हैं, उन सबको भी मेरा अभिनंदन। प्रभासाक्षी परिवार ने मुझे मौका दिया, मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार।